Hello everyone. Today in this video, I'm going to teach you one of the very interesting topic of carbon and its compound chapter. This chapter is basically the part of class 10th syllabus as well as a bit of it comes in class 12th also. So इस वीडियो में हम ज़्यादा फोकस क्लास 10th के सिलेबस के हिसाब से करेंगे. So the topic name is allotropes of carbon. So before moving forward, we have to understand the meaning of this term allotropes. So allotropes के अंदर क्या होता है, आपका एक सेम एलिमेंट होता है, उसी एलिमेंट को अगर हम नेचर में देखेंगे वो कैसे कैसे एग्जिस्ट करता है, तो वो एलिमेंट नेचर में अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट करता है. जैसे कि अगर हम कार्बन के एलोट्रोप्स की बात करें तो कार्बन 3 एलोट्रोप्स में एग्जिस्ट करता है. डायमंड की तरह भी एग्जिस्ट करेगा, ग्रेफाइट की तरह भी एग्जिस्ट करेगा एंड फुलरीन्स की तरह भी एग्जिस्ट करेगा. इसका ये मतलब है कि जो कार्बन है, डायमंड का भी जो एलिमेंट अगर आप पहचानना चाहेंगे, डायमंड का एलिमेंट कार्बन है, ग्रेफाइट का एलिमेंट भी कार्बन है और फुलरीन का जो एलिमेंटल फॉर्म है वो भी कार्बन है. अब क्योंकि ये सब के सब कार्बन से बने हैं तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो नियरली सेम होती हैं. इसका मतलब डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो नियरली सेम होंगी, बट they have different physical properties. Why different physical properties? The reason is that इनका जो structural arrangement है वो एक दूसरे से डिफर कर रहा है, इस वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी. बट क्योंकि ये सब कार्बन के एलिमेंटल फॉर्म्स हैं, इस वजह से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम रहेंगी. सो यू कैन डिफाइन एलोट्रोप्स एज that they are the different forms of an element having different physical properties but almost similar chemical properties. Now, before going further into the detail, let me just tell you that how carbon is classified into different forms. So, carbon which exists in nature, इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में और एमॉर्फस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब है जब जो अरेंजमेंट है वो फिक्स्ड होती है, पर्टिकुलर होती है, एक एरे होता है अरेंजमेंट के अंदर, स्ट्रक्चर्स के अंदर, दैट इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म. एंड अमॉर्फस के अंदर कोई भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर या एरे जो है वो प्रेजेंट नहीं होता. नाउ द क्रिस्टलाइन फॉर्म कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू डायमंड, योर ग्रेफाइट एंड योर फुलरीन्स. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द अमॉर्फस फॉर्म, the carbon can be classified in the amorphous form in 3 different categories like coke, charcoal and carbon black. Okay, but here in this video we are only going to talk about the crystalline allotropes of carbon, diamond, graphite and your fullerenes. So let's proceed. The first one we have over here is diamond. As you can see in the structure of diamond, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, फोटो आप देख पा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस पर्टिकुलर कार्बन एटम की बात करती हूं, ये कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से लिंक्ड है, जैसे कि इस वाले से, इस सेकेंड वाले से, ये थर्ड से और ये फोर्थ से. इसी तरीके से अगर आप इसको फुल 3 डायमेंशन के अंदर देखेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि ईच कार्बन 4 अदर कार्बन एटम से लिंक्ड होगा बाय द कोवेलेंट बॉन्ड्स. दीज बॉन्ड्स ओवर हियर, दे आर द covalent bonds. So now due to this particular structure, इसकी वजह से इसका एक 3 dimensional rigid structure बन जाता है. इसमें आगे बढ़ने से पहले आप एक बात ध्यान रखेंगे, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है इस बात को कि कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जो टेट्रावेलेंसी शो करता है. हाउ टेट्रावेलेंसी कैसे? अगर आप कार्बन का एटॉमिक नंबर देखेंगे दैट इज 6. अगर आप इसको KLMN में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स को, यू विल गेट 2 and 4. इसका मतलब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. दिस मीन्स दैट कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से या फिर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये 4 बॉन्ड्स बनाने की कैपेसिटी रखता है. दैट इज व्हाई कार्बन इज द टेट्रावेलेंट एलिमेंट. तो बिकॉज यहाँ पे एक कार्बन 4 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसकी वजह से क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज्यादा रिजिड हो जाता है. एंड वी नो दिस पर्टिकुलर थिंग दैट डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन ऑन अर्थ. इसी वजह से जो डायमंड है वो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है जिसके बारे में हम जानते हैं. नेक्स्ट थिंग इज दैट क्या डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा?
So the answer is no. So diamond is a non-conductor of electricity. The reason is that इसके ये जो 4 bonds हैं, ये completely occupied हैं by other carbon atom, 4 other carbon atoms. इस वजह से कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, और जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, वी आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट जो आपके कंडक्टेंस है वो पॉसिबल नहीं हो सकती है. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर टू ग्रेफाइट. नाउ इन ग्रेफाइट आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपका जो एक कार्बन एटम है वो 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है. डायमंड में 1 कार्बन एटम वाज जॉइंड विद 4 other carbon atoms, but in graphite they are joined with 3 other carbon atoms. Now, as you can see in the structure, यहाँ पे जो rings हैं, इसका जो shape है वो hexagonal rings they are present. But जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन की टेट्रावेलेंसी होती है, तो बिकॉज यहाँ पे एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब कि आपके पास अभी भी इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया है, तो जिसकी वजह से हम ये बोलते हैं कि one of the hexagonal ring, in the hexagonal ring there is a presence of double bond, that is C double bond C. Now as you can see they are present in the layers. ये आपकी एक लेयर है और ये आपकी सेकेंड लेयर है, और यहाँ पे आप इस तरीके से ये डॉटेड लाइंस देख पा रहे हैं. Now what about these dotted lines? These are representing the weak van der Waals forces. ये weak forces हैं जिसकी वजह से ये layers एक दूसरे के ऊपर stack होती हैं, and they give it the sheet like structure. It is rightly said कि ये जो sheet like structure है, because of these weak forces, ये जो sheets हैं ये एक दूसरे के ऊपर slide हो पाती हैं. अब because ये sheets एक दूसरे के ऊपर slide हो पाती हैं, इस वजह से ये इसे एक slippery nature provide करती हैं, और इसी की वजह से ये as a lubricant जो है वो भी use किया जाता है. अब now because it has free electron, that is why it is a good conductor of electricity, and we are aware of this fact that जब भी हम electrolytic cells बनाते हैं, so graphite की rods उसमें use होती हैं, because graphite is considered to be a good conductor of electricity. Now the third allotrope of carbon is the fullerene. Now fullerene, as you can see in this particular structure, it is resembling to like a football. बेसिकली इस स्ट्रक्चर के अंदर ये माना जाता है कि 60 कार्बन एटम, जिसको हम इस तरीके से ले सकते हैं, C60 इसका फॉर्मूला है, 60 कार्बन एटम्स आर देयर. ऑब्वियसली देयर आर द कोवेलेंट बॉन्ड्स. अब यहाँ पे हेक्सागनल एंड पेंटागनल दो तरीके के इसके अंदर रिंग्स होती हैं. सो बेसिकली दे हैव 20 हेक्सागनल रिंग एंड 12 पेंटागनल रिंग्स टू मेक दिस पर्टिकुलर fullerene structure. This fullerene is also called as a buckyball. Also, it is called as Buckminster fullerene. So, इसके 2 other names भी हैं. ये generally question पूछ लेते हैं MCQ के अंदर that what is the other name of fullerene. तो ये बहुत थोड़ी सी बातें हैं जो आपको fullerene के बारे में ध्यान रखनी है. Basically, the important part that we have with us is the diamond part, as well as the second thing is the graphite part. Okay. Now just to wind this up, एक बार difference समझ लेते हैं. What is the difference between your diamond and the graphite? So the first difference between the diamond and graphite is that diamond के case में you have a 3D structure, but in the case of graphite you don't have a 3D structure, but you have a sheet-like structure or a layer form structure. Sheet-like structure is present. The second difference between these is the diamond is very, very hard, that we are aware of, but we know that the graphite, it is soft in nature. Third difference that we have is that diamond is a bad conductor of electricity, but here we can say that the graphite, it is a good conductor of electricity because it has one free electron present. The fourth point you can take is that they have the high density, but here we can say that they are less denser as compared to your diamond. The fifth difference is that they are chemically unreactive. Now why they are chemically unreactive? The reason is that आपका जो कार्बन है वो चारों bonds उसके occupied हैं, तो वो किसी और से कैसे रिएक्ट करेगा अगर ऑलरेडी उसकी टेट्रावेलेंसी फुल है, उसने एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया. सो इट इज केमिकली अनरिएक्टिव, एंड हियर यू कैन से दैट दे आर रिएक्टिव बिकॉज वी हैव दैट वन फ्री
electron present over there. Now coming forward, so this was about the allotropes of carbon, graphite, your diamond, and your fullerene. I hope you understood this particular topic. We'll meet again with some another topic next time. Till then, bye-bye. Take care. Please subscribe, like. Thank you so much.